दोस्तों एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, दुआ में याद रखना। ये तो बात फिल्म की थी, बाकी हम में से हर कोई ये चाहता है कि हमारे अपने जब भी दुआ करें, प्रार्थना करें, तो हमारे लिए कुछ न कुछ मांगते रहें और हमारे लिए अच्छे विचार ईश्वर के सामने व्यक्त करते रहें। दुआ में बहुत ताकत होती है। चाहे दुआ मांगने वाला कितनी ही दूर क्यों न बैठा हो, जब हमारे लिए दुआ मांगता है, प्रार्थना करता है, तो वो हम तक पहुंचती भी है और हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का ऑरा बनाती है, जो बहुत सी परेशानियों से ये ऑरा हमें प्रोटेक्ट करता है। आपके आसपास जितने अधिक दुआ मांगने वाले होंगे, जितने अधिक आपके लिए अच्छे विचार रखने वाले लोग होंगे, उतने ही ताकतवर इंसान आप बनते जाएंगे और उतने ही आगे आप बढ़ते जाएंगे। ये पार्ट हुआ दुआ का, और इसी का एक विपरीत पक्ष होता है बद्दुआ। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किसी की गलती से भी बद्दुआ न लगे। हमारे बड़े बूढ़े हमेशा समझाते आए हैं, हम सब भी इन बातों को समझते हैं कि कोई भी गलती हमसे ऐसा ना हो कि किसी की बद्दुआ लगे, क्योंकि जैसा काम दुआ करती है ठीक वैसा ही काम बद्दुआ करती है। जहां किसी के दिल को ठेस पहुंची और किसी ने अंतरात्मा से अगर बद्दुआ दी, तो बहुत सारे नुकसान उस संबंधित व्यक्ति को फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी दिक्कतें उसने फेस करनी पड़ती है। यहाँ ये बात दुआ और बद्दुआ की है। इसको हम आम भाषा में कहते हैं नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। जितना अधिक आपके बारे में कोई अच्छा सोचता है, उतने पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको मिलते जाते हैं, और जितना खराब आपके बारे में कोई सोचता चलता है, उतने अधिक नेगेटिव इफेक्ट्स आपको मिलते हैं, और वो ही जीवन में आपके रास्ते में अवरोध बन करके आते हैं, आपको स्वास्थ्य की परेशानियां देते हैं, या आपको तरह तरह की जीवन में जो दिक्कतें आती हैं, ग्रह नक्षत्रों से ऊपर, पत्रिका से ऊपर, ये आपके लिए दुआ और बद्दुआएं भी काम करती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि ईश्वर की पूजा करें या न करें, लोगों की दुआएं हम लेते रहें। एक तो ये हुआ कि जाने अनजाने किसी ने किसी की बद्दुआ ले ली। एक दूसरा पक्ष ये होता है कि किसी के लिए नेगेटिव सोचते रहना, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी की तरक्की देख नहीं सकते, किसी को सुखी नहीं देख सकते, किसी को अच्छा नहीं देख सकते। इसका दूसरा एक पक्ष होता है बिजनेस राइवलरी, बिजनेस कंपटीशन, या कई और प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं जो एक दूसरे का शत्रु बनाती हैं और लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि किस प्रकार से ईश्वर से हम प्रार्थना करके या नकारात्मक शक्तियों को हम जगा करके, प्रार्थना करके, और सामने वाले के मार्ग में अवरोध पैदा करें, और किस प्रकार से उसके जो सुख हैं वो दुख में बदल जाए। हम उसको अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम देते हैं। कोई नजर दोष कहता है कि बहुत अच्छी किसी की जीवन शैली है, कोई अच्छी कार में जा रहा है, कोई व्यक्ति बहुत स्वस्थ परिस्थितियों में है, और किसी ने उसके बारे में कुछ खराब ख्याल व्यक्त किए तो उसको नजर लग जाती है। इससे एक स्टेप ऊपर होती है, जिसे हम कई बार ब्लैक मैजिक या काला जादू या तांत्रिज्म टाइप की बातों के बारे में हम विषय से जोड़ते हैं। हम यहाँ पर उसकी सत्यता के बारे में यहाँ भी डिस्कशन नहीं करेंगे, परंतु डेफिनेटली जिस प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी को हम प्रे करते हैं, ईश्वर को प्रार्थना करके पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं, वैसे ही डेफिनेटली कुछ इस प्रकार की शक्तियां, इस प्रकार के मंत्र, इस प्रकार की ताकतें भी होती है कि जिनको प्रे करके हम किसी के लिए नकारात्मक परिस्थितियां पैदा करते हैं। हमसे मतलब मेरा यहाँ सामाजिक परिवेश को लेकर के, हम में से सब लोग, कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग हैं, और आपके आसपास भी हैं, मेरे आसपास भी हैं। ये जो नजर, ब्लैक मैजिक, काला जादू, या जो भी चीजें अलग अलग रूप में रहती हैं, हम यहाँ पर उन्हें नेगेटिव एनर्जी कह करके संबोधित करेंगे। उसका प्रयोजन सामने वाले का क्या है, क्या नहीं है, इनसे परे हमारा विषय यहाँ पर है कि ये ब्लैक मैजिक या नजर दोष किन लोगों को अधिक परेशान करता है। क्योंकि दोनों तरह के लोग समाज में देखने को मिलते हैं। एक जो इन बातों को मानते हैं क्योंकि उनसे इनका एनकाउंटर नहीं हुआ कभी, और एक वो लोग जो इन चीजों को बहुत अधिक मानते हैं क्योंकि ऐसी परिस्थितियां उन्होंने फेस की हुई है। बहस का विषय होता है कि अगर नजर लग रही है या इस प्रकार से कोई किसी के लिए गलत भावना रख रहा है, तो कुछ लोगों को इससे बहुत दिक्कतें आती है और कुछ लोगों को दिक्कतें नहीं आती, चाहे कितने ही लोग उनको परेशान करने की कोशिश करें या ना करें। क्या होता है ऐसा? क्या
इसके लिए भी ग्रहों के कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या जन्म पत्रिका में इस प्रकार के भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि एक प्रकार के व्यक्ति को नजर जल्दी लगेगी, एक प्रकार के व्यक्ति को नहीं लगेगी, एक प्रकार का व्यक्ति ब्लैक मैजिक का शिकार जल्दी होगा और दूसरे प्रकार का व्यक्ति ब्लैक मैजिक का शिकार जल्दी या ब्लैक मैजिक का शिकार नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली यस। ऐसे कॉम्बिनेशन जब तक पत्रिका में नहीं होंगे तब तक आपको कोई इस प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं कर पाएगा, आपको कोई डरा नहीं कर पाएगा, आपके जीवन में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएगा इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज का उपयोग करके या उनको फोर्स में लाकर। हमारे आसपास समाज में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बहुत सफल होते हैं परंतु उनके लिए कोई कुछ नहीं कर पाता। वो उदाहरण बन जाते हैं उन लोगों के लिए कि इन लोगों को तो कुछ हुआ नहीं, आपको कोई कैसे कर देगा। तो जो न विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं वो इस प्रकार का पक्ष रखते हैं। डेफिनेटली जन्म कुंडली में जब तक इस प्रकार के कॉम्बिनेशन नहीं होंगे तब तक इस प्रकार की प्रताड़ना कोई शत्रु नहीं दे पाएगा या आपके रास्ते में अवरोध पैदा नहीं कर पाएगा, किसी और तरीके से दिक्कत नहीं दे पाएगा। क्या वो कॉम्बिनेशंस होते हैं या उनका हमारे जीवन से क्या संबंध होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन लोग इन चीजों के शिकार बहुत जल्दी होते हैं। जैसे जन्म कुंडली के लग्न स्थान में अगर किसी प्रकार का बड़ा दोष हो, उदाहरण के लिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन में बताऊंगा कि जन्म कुंडली का जो पहला भाव है वो सूर्य के आधिपत्य का होता है और सूर्य उसका स्वामी होता है। और जब जन्म कुंडली में लग्न में राहु आ जाए तो लग्न में राहु और सप्तम में अगर केतु हो तो ये जो एक्सिस है पहले स्थान और सातवें स्थान का ये पूरी तरह से दूषित हो जाता है, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण भाव होते हैं। एक आपका अपना भाव होता है और सातवां स्थान आपके सामने वाले अपोजिट पार्टी का यानी कि आम जनता का भाव है, आपका दूसरा पक्ष है। तो दोनों ही पक्ष जब दूषित हो जाते हैं तो ये जो एविल कॉम्बिनेशन है, दूषित कॉम्बिनेशन है, ये कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष क्रिएट करता है। चूंकि पहला स्थान सूर्य के स्वामित्व का स्थान है इसलिए जब भी वहां राहु आता है तो वो लग्न को दूषित कर देता है। लग्न यानी आपका व्यक्तित्व यानी कि आपकी सोच यानी कि आपकी पर्सनालिटी। तो पहली चीज तो कि अगर ये राहु ठीक परिस्थिति में हो तब तो आदमी को व्यक्ति को बहुत ही अच्छे पॉजिटिव आइडियाज देता है, बहुत अच्छी सोच देता है, बहुत साहस देता है, बहुत हिम्मत देता है, शक्तियां देता है, क्रिएटिव आइडियाज देता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत वो पॉजिटिव थिंकर बनाता है। परंतु ठीक विपरीत परिस्थिति में अगर ये राहु ठीक नहीं हो, कमजोर हो, तो सबसे पहली चीज जो करता है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देता है, व्यक्तित्व में दोष देता है। दूसरा काम जो करता है वो आपको फियर साइकोसिस देता है, अर्थात मन में अज्ञात तरीके के भय पैदा करता है। क्योंकि जब आपका व्यक्तित्व कमजोर होगा, आपकी लग्न कमजोर होगा, आपका शरीर कमजोर होगा तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर हावी होंगी। वो नेगेटिव एनर्जीज दोनों तरह की हो सकती है। किसी के द्वारा आपके बारे में प्रताड़ना के जो विचार लाए गए हैं या खराब विचार जो आपके बारे में लाए गए हैं वो भी हो सकते हैं, और वो अपने आप स्वतः जो मन में डर पैदा हो रहा है, व्यक्तित्व में एक जो दोष आ रहा है वो भी हो सकता है। तो राहु अगर दूषित है तो वो फियर साइकोसिस देगा, अर्थात अज्ञात भय देगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा डर के बारे में सोचता रहेगा कि उसको किन किन लोगों से क्या क्या डर है और कौन कौन लोगों से परेशान कर रहे हैं। कई परिस्थितियों में ये डर एक्सट्रीम हो जाता है और अगर उसके आसपास के लोग उसके शत्रु नहीं हो तो भी वो अपने मन में उन लोगों को शत्रु मानने लग जाता है। पहला कॉम्बिनेशन जो माना जाता है किसी भी प्रकार के एविल आई से संबंधित खतरे को लेकर के, वो माना जाता है कि लग्न में राहु, सप्तम में केतु हो और साथ में मनोस्थिति यानी कि मन का जो कारक ग्रह है चंद्रमा, वो भी आपका पूर्णतः दूषित हो। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके लिए कोई कुछ गलत भावना रखता है तो उसके कुछ किए या ना किए जाने की परिस्थिति में भी उसकी जो दुर्भावनाएं हैं, उसकी जो गलत भावनाएं आपके लिए है वो आप तक तुरंत पहुंचती है और तुरंत असर करती है। और ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्तित्व है वो बड़ा कमजोर रहता है और आसपास शत्रु बहुत अधिक रहते हैं। ऐसे लोग अधिक रहते हैं जो आपसे दुर्भावना रखते हैं, हीन भावना रखते हैं। आपके सामने उनका रोल जीवन में कुछ भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो या कुछ भी हो, परंतु कहीं ना कहीं आपसे मनभेद, मतभेद और शत्रुता की भावना रखने वाले लोग इस प्रकार के होते हैं। अगर लग्न दूषित हो राहु केतु से और चंद्रमा भी साथ में बहुत बुरी तरह से दूषित हो।
ऐसी परिस्थिति तब भी बन सकती है जब लग्न में कोई खराब ग्रह बैठा हो, सप्तम स्थान में कोई दूसरा खराब ग्रह बैठा हो, और लग्न भाव का स्वामी जो है वो राहु केतु से दूषित हो और चंद्रमा भी दूषित हो। राहु और केतु लग्न और सप्तम भाव में ना हो और केतु लग्न में हो और सप्तम भाव में हो, क्योंकि केतु जो है वो एक हेडलेस प्लैनेट है और जब वो लग्न में आता है तो वो भी मन में अज्ञात भय देता है, बिकॉज हेडलेस प्लैनेट है। हेडलेस है ना, उसका सिर नहीं है केतु का। तो जब वो लग्न पे बैठता है तो ऐसे लोगों की जो सोच है वो डायरेक्शन लेस हो जाती है। ऐसे लोग कुछ भी सोचना चालू करते हैं, किसी के बारे में भी गलत सोच सकते हैं, मन में कुछ भी भावनाएं आ सकती है, और ये जो अज्ञात डर मन में रहता है, दुर्भावनाएं मन में रहती है, वो मनोस्थिति को इतना अधिक कमजोर कर देती है। उससे जो भी व्यक्ति आपके लिए द्वेष रखते हैं, गलत भावनाएं रखते हैं, आपके लिए कुछ करते हैं या किसी प्रकार का कुछ ब्लैक मैजिक प्रयास करते हैं, तो वो आप तक, वो जो उसके प्रयास हैं सफल होते हुए आप तक तुरंत पहुंचते हैं और आप बहुत जल्दी नजर दोष के शिकार होते हैं। ये कॉम्बिनेशन ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसका लग्न बहुत कमजोर होता है, क्योंकि बहुत छोटा है, उसका व्यक्तित्व कमजोर होता है, उसका स्वयं की मानसिकता नहीं होती, इसलिए जैसे ही कोई उसको देख करके उसके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट करता है या बहुत अलग भाव से उसको देखता है तो उसकी नज़र उसको तुरंत लगती है, और इसीलिए छोटे बच्चों को कहा जाता है कि नज़र से अधिक बचाना चाहिए। तो ये जो कमजोर मानसिकता के लोग होते हैं, जिनका लग्न और सप्तम भाव राहु केतु या केतु राहु से दूषित हो, लग्नेश राहु केतु से दूषित हो और चंद्रमा भी दूषित हो, ऐसे लोगों की परिस्थिति भी उन छोटे बच्चों की तरह ही होती है कि जो अपने ही कमजोर मानसिकता के चलते बहुत जल्दी नजर दोष के शिकार होते हैं। अमावस्या का जन्म या ग्रहण का जन्म। अमावस्या के दिन चंद्रमा कमजोर परिस्थिति में रहता है। ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के कुंडली में दोष उत्पन्न करता है। इन परिस्थितियों में भी जब चंद्र और सूर्य दोनों का ही प्रकाश कुंडली को ठीक से नहीं मिल रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी लोगों को बहुत जल्दी किसी के द्वारा दुर्भावना रखने पर ठेस पहुंचती है, तकलीफें पहुंचती हैं और उसकी मानसिकता प्रभावित होती है। ऐसे लोग बहुत अपने आसपास बहुत ही नेगेटिव ऑरा को कैरी करके चलते हैं। आप अपने आसपास सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे कि जिनको देखते ही आपको आभास होगा कि ये सोसाइटी में कम मिल पाते हैं, कम जुल पाते हैं, इनमें एक आकर्षण की कमी है, इनमें आभा की कमी है, इनमें किसी प्रकार के पराक्रम की कमी है, और कोई भी व्यक्ति उनको बहुत जल्दी किसी भी प्रकार से प्रताड़ित या परेशान कर देता है और उनके कामों में बहुत अधिक अवरोध पैदा होते हैं। उठ करके किसी से मिलने जाना हो तो पता चल रहा है वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, गाड़ी लेकर के गए तो गाड़ी रास्ते में 2 बार पंचर हो गई, वहाँ से आगे निकले तो कहीं एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से और आगे निकले तो किसी ने उन्हें रोक लिया, रास्ता गलत दिखा दिया, और जब फाइनली 3 बजे के समय पर मिलने के बजाय हम 6 बजे किसी से मिलने पहुँच रहे हैं तो व्यक्ति ताला लगा के घर से निकल गया। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मित होती है। छठा भाव अगर साथ में दूषित हो तो ऐसे लोगों को, छठा या आठवां दोनों, तो ऐसे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत अधिक आती है। ऐसे लोगों के आप घर में जाएंगे, उनसे मिलेंगे तो आपको, कोई भी आम व्यक्ति को अपने आप ही एक नेगेटिव एनर्जी का आभास होगा। मैं हमेशा इसको एक नेगेटिव एनर्जी का रूप दे रहा हूँ कि जैसे ही आप उनसे मिलेंगे तो उनके आसपास एक नेगेटिव ऑरा रहता है और आप बहुत अधिक देर उनसे मिल नहीं सकते, बहुत अधिक देर उनसे बात नहीं कर सकते। उनसे मिलने के दौरान ही एक आम व्यक्ति को डिस्कम्फर्ट क्रिएट होने लगता है। इस प्रकार से होता है एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन। और ऐसे ही लोगों को जब बहुत सारे शत्रु बन जाएं और उनके लिए दुर्भावना रखने लगे तो वो लोग अपने आप ही अपने आसपास के नेगेटिव ऑरा को जनरेट करते हैं, एक्टिव रखते हैं और अपने कामों में अवरोध पैदा करते हैं। 10वां स्थान जन्म कुंडली का बहुत अधिक दूषित अवस्था में हो और उसका संबंध 6ठे या 8वें भाव से बन रहा हो और साथ में ये वाले कॉम्बिनेशन हो, जैसे लग्न में राहु, सप्तम में केतु, लग्न में केतु, सप्तम में राहु, चंद्रमा दूषित हो, अमावस्या का जन्म हो, तो ऐसी परिस्थिति में लोग, व्यक्ति को व्यापार व्यवसाय से संबंधित बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी में मान सम्मान से संबंधित बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार कानूनी पछड़ों में उलझना पड़ता है। डेफिनेटली इस प्रकार की परेशानियां राहु की महादशा, केतु की महादशा, शनि की महादशा, इस प्रकार की
एविल प्लैनेट जो हैं, क्रूर ग्रह जो हैं, जो लग्न सप्तम या इस प्रकार के भावों से संबंध बना रहे हैं, उन दशा महादशाओं में ही ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इन लोगों को क्या करना चाहिए? ये तो हुई कॉम्बिनेशन, मैंने बात की लग्न के दूषित होने की, मैंने बात की सप्तम के दूषित होने की, मैंने लग्नेश के दूषित होने की बात कही, और साथ ही साथ चंद्रमा के बहुत अधिक दूषित होने की बात कही। छठा स्थान, आठवां स्थान अगर इन कॉम्बिनेशंस में इन्वॉल्व हो तो व्यक्ति को बहुत गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 10वां स्थान अगर बहुत अधिक दूषित हो तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को व्यापार व्यवसाय से संबंधित बड़े घाटे, बड़ी परेशानियां या कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। नेगेटिविटी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि अपने शत्रु, अपने आसपास के जो लोग हैं, जो मित्र हैं, जो हितैषी हैं, जो संबंधी हैं, वो स्वयं ही या तो शत्रु बन जाते हैं या अपने आप को आपसे काट लेते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्भर होती है इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में। इसे आप एविल आई कह सकते हैं। ये किसी ने कुछ आपके लिए किया हो गलत भावनाएं रखकर, या स्वतः ही मन में बहुत गलत भावना आपके लिए रख रहा हो, जिसे हम कह रहे हैं, शुरुआत मैंने की थी इस वीडियो की, जैसे कि आपके लिए अमूमन हमेशा बद्दुआ देता रहता हो। जब ऐसे लोग बहुत सारे हो जाएंगे और सामूहिक रूप से कई सारे शत्रु आपके लिए गलत भावनाएं रखेंगे, तो वो जो दुर्भावनाएं हैं आपको कहीं ना कहीं से तकलीफ पहुंचाएगी। अगर इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में हैं तो लग्न बहुत मजबूत स्थिति में है, जन्म कुंडली में गुरु बहुत मजबूत स्थिति में है। देखिए, लग्न मजबूत है तो आपकी पर्सनालिटी बहुत मजबूत है। लग्न में मजबूत मंगल है तो आपके साथ ईश्वरीय कृपा है, आप में अपने आप में ही अंदर इतनी पॉजिटिविटी है। गुरु बहुत मजबूत अवस्था में है, मतलब क्या हुआ कि आपके साथ विशेष दैवीय कृपा है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं। चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में है, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। शनि बहुत मजबूत स्थिति में है, अर्थात आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। छठा स्थान बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है, अर्थात आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है भी जो आपके लिए गलत भावना रखता है या इस प्रकार से कुछ नेगेटिव काम करता है आपके लिए, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई प्रताड़ना नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि लग्न बहुत मजबूत है। यानी आपका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। नवा स्थान और गुरु मजबूत हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में आपके साथ ईश्वरीय कृपा है कि कोई भी शत्रु कुछ चाह करके भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। जो बाद में बात मैंने बताई, इन सब बातों में तकलीफ पा रहे लोगों के लिए जो है उपाय छुपा हुआ है। आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखने के लिए आप जिस घर में रहते हैं, जिस प्रीमाइसेस में रहते हैं, दफ्तर हो, घर हो, दोनों जगह को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रखना है। एनर्जेटिक रखने के लिए एक तो वहां का वास्तु दोष सुधार के रखें। नंबर 2, वहां पर नियमित रूप से आप हवन पूजन करते रहें। हवन पूजन अगर आप नियमित रूप से नहीं भी कर पाए तो डेली सुबह और शाम आप कैंडल जलाएं, दीपक जलाएं। दीपक जलाने से और उसके साथ बैठने से अग्नि जो है किसी भी प्रकार के नेगेटिव फोर्स को समाप्त कर देती है। तो आप नियमित रूप से कैंडल सुबह और शाम जला सकते हैं, ताकि आपके आसपास, आपके घर में किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैक है, नेगेटिव एनर्जी है, तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ईश्वरीय कृपा, ऐसे लोगों को नियमित रूप से सुबह शाम या जितना अधिक समय मिल सके किसी न किसी देव स्थान पर कुछ समय जाकर के बैठना चाहिए, वहां पर जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। देव स्थान पर बैठने से वहां की जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है और आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उस नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करती है। लग्न कमजोर होने की अवस्था में आपको सबसे पहला काम करना चाहिए व्यायाम। नियमित रूप से आप जब व्यायाम करते हैं तो आपकी सोच बदलती है और कुछ समय के लिए आप उन नेगेटिव एरियाज से बाहर आते हैं, जो कि आपके मन को शक्ति पहुंचाता है और आपको पॉजिटिव बनाता है। लग्न में राहु या केतु का होना आपको पूर्व जन्म के दोष की तरफ ले जाता है। लग्न में राहु तभी आता है जब आप पूर्व जन्म में बहुत सारी डिजायर्स, इच्छाएं पाले हुए थे और वो इच्छाएं जब आपकी नहीं पूरी होती तो आपको लग्न में राहु मिलता है और आप एक बहुत ही डिजायरफुल और हाई एम्बिशंस वाले व्यक्ति बनते हैं। अगर लग्न का राहु मजबूत हो तब तो आप अपने मेहनत से, अपने आइडियाज से उन सारी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं, परंतु राहु अगर कमजोर हो तो आप उन इच्छाओं को लेकर के डरे हुए रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास जितने लोग हैं वो सारे आपके शत्रु हैं।
डिजायर्स और एम्बिशंस को आपको कम करके उनके ऊपर विजय प्राप्त करके सबसे पहले आपको अपने आप को ईश्वर की तरफ सरेंडर करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ रहा है आप अपने आप को आगे बढ़ाते चलें। बहुत आगे के प्लान्स ना बनाएं, बहुत ज़्यादा सोचें नहीं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं बनाएं, बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशंस नहीं पालें। ये सारी डिजायर्स आपको और ज़्यादा मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है। तो राहु का उपाय करने के लिए आपकी डिजायर्स पर आपको कंट्रोल करना है, बहुत सारी आइडियाज पे काम करना बंद करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम करना है और कुछ आपको ईश्वर पे भरोसा करना है। लग्न का राहु पितृदोष कारक होता है, तो आपके घर का वास्तु डेफिनेटली बहुत खराब होगा अगर आपके लग्न में राहु है तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए और अपने पितृदोष निवारण से संबंधित जो भी उपाय हैं वो उपाय करना चाहिए, ताकि लग्न का राहु जब पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देने लगेगा तो ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं पॉजिटिव होंगे और इस प्रकार की जो नेगेटिव फोर्सेस हैं जो आपको परेशान कर रही हैं वो परेशान कम कर पाएंगे। लग्न के स्वामी से संबंधित या गुरु से संबंधित कोई भी रत्न धारण करना चाहिए और नियमित रूप से अपने आप को कहीं ना कहीं आध्यात्म और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्र में जोड़ना चाहिए और दिनचर्या में से कुछ समय निकाल करके वहां देना चाहिए, जो आपके गुरु को मजबूत करेगा, आपके लग्नेश को मजबूत करेगा, अर्थात लग्न के स्वामी को मजबूत करेगा, जो आपको बहुत ताकत पहुंचाएगा, आपको पॉजिटिव बनाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वीडियो में बताई नहीं जा सकती क्योंकि उनकी अपनी सीमा होती है। डेफिनेटली फिर भी अगर ऐसा लगता है कि काम में अवरोध आ रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ रही है और इन सब का संबंध कहीं जन्म पत्रिका से नहीं है, क्योंकि जन्म पत्रिका में जो ग्रह परिस्थितियां चल रही है वो बड़ी मजबूत है, तो डेफिनेटली एक सही कंसल्टेशन, सही सलाह ली जानी चाहिए और जिसको लेकर के हम अपने ये जो जीवन में अवरोध नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू आ रहे हैं उनको हम रोक पाए, उनको समाप्त कर पाए। दोस्तों कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि जब स्वतः ही हम कुछ गलतियां करके अपने आसपास के लोगों को अपना शत्रु बना लेते हैं। उन चीजों से भी बचना चाहिए और जो अपने आसपास लोग हैं उनसे कोशिश करके अधिक से अधिक दोस्ताना और मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, ताकि हमारे आसपास के लोग जो हैं वो हमसे हमारे शत्रु न बने या उनके मन में हमारे प्रति कोई दुर्भावना ना हो, ताकि अगर किसी हमारे आसपास के व्यक्ति के मन में कोई दुर्भावना है तो वो दुर्भावना स्वतः ही समाप्त हो जाए और जितने अधिक लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे उतने ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बनेगा। इसीलिए शायद इस लिस्ट में मैंने समाज सेवा को इंक्लूड किया है, क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को कुछ दान देते हैं, किसी के लिए अपना समय देते हैं, तो वो व्यक्ति आपको दुआएं देता है और इन दुआओं की शक्ति आपको बद्दुआओं से, तकलीफों से, ब्लैक मैजिक से बचाती है। बहुत ही संक्षिप्त वीडियो था ये, इसमें बहुत सारी बात की जानी चाहिए थी, परंतु वीडियोस के अंदर ये सारी बातें संभव नहीं होती क्योंकि अपनी एक सीमा होती है। परंतु फिर भी इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आध्यात्म की शरण सबसे बड़ी ताकत होती है और आपके वास्तु दोष का निवारण दूसरी बड़ी ताकत। थैंक यू।